चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अक्टूबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है अक्टूबर महीने का इनकम ग्राफ आपका, जानते हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत में शुक्र 5वें भाव में है। बकरी शनि 9वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे। इन ग्रहों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन बृहस्पति के 12वें भाव में होने से आपके खर्चे नहीं रुकेंगे। 9 अक्टूबर से बृहस्पति के बकरी होने से अनियंत्रित खर्चे बढ़ सकते हैं, इन पर आपको ध्यान देना होगा। 13 अक्टूबर को शुक्र 6ठे भाव में जाकर खर्चों को और बढ़ाएंगे, लेकिन बुध और सूर्य 5म भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल दूसरे भाव में जाने से आपकी बचत होनी शुरू होगी। पैसों का सही मैनेजमेंट करें, पैसों की बर्बादी से बचें, तभी आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। विदेश से जुड़ा काम है तो लाभ ज्यादा होने के आसार हैं। निवेश सोच समझकर करें, वरना आर्थिक नुकसान संभव है। और पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नित्य भगवान गणेश की पूजा उपासना करें और हो सके तो गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। इस वक्त स्वागत है आपका, बक्सर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, नाम बताकर सवाल करें। प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम आलोक है और बक्सर से बोल रहे हैं। जी जी। पंडित जी, हम लोग पूरा परिवार ना चर्म रोग से और जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान है, और इनकम जो होता है उसमें बचत भी नहीं है और कुछ ऊपरी बाधा भी है, पेट बाधा। देखिए आलोक भैया, सही बात यह है कि आपके 6ठे भाव में बुध, सूर्य और केतु की स्थिति है। बुध त्वचा का पक्का कारक है। आपके घर में सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम, समस्या पूरे परिवार के लोगों को चल रही है। और द्वादश भाव का राहु, आलोक, द्वादश भाव का राहु प्रेत दोष का संकेत करता है। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा और इस उपाय को आप करिएगा, मुझे विश्वास है कि आपके पूरे परिवार को राहत मिलेगी। किसी दिन, जिस दिन अग्निवास हो, किसी योग्य ब्राह्मण से पूछेगा कि किस दिन अग्निवास है पृथ्वी पर। जिस दिन अग्निवास हो उस दिन आप अपने घर में 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन करने की कोशिश करिएगा, जिसमें 5 किलो काला तिल, 1.5 किलो देसी घी गाय का, 1 किलो चीनी, आधा किलो शहद, ये सारी चीज़ें मिला करके और 8 लोग हवन कुंड के चारों तरफ बैठ जाइए। 10 माला से हवन करा देंगे, 8000 आहुति हो जाएगी। और शंकर जी का अभिषेक कर दीजिए। शिव जी का पहले अभिषेक करके उसके बाद में हवन का आयोजन कर दीजिए। इस हवन का परिणाम ये होगा कि आपके घर से जो पितृदोष की छाया, पितर दोष की, जो प्रेत दोष की छाया है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये हवन आपको हो सकता है 2 से 3 बार करवाना पड़े 4-4 महीने पर, तब जाकर के प्रेत दोष से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये परेशानी आपकी आज से नहीं है, ये परेशानी आपकी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो ये हवन आपको हो सकता है 2-3 बार करवाना पड़े। और दूसरी बात, घर में कोई एक व्यक्ति नित्य प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके कपूर से जलाएं, और एक कटोरी में 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी मिला करके और चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा हवन करें। ये हवन की प्रक्रिया कम से कम 24 महीने तक जारी रखिए। इससे सबके चर्म रोग ठीक होंगे और घर का प्रेत दोष भी
नष्ट होगा और आप लोग सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने बताया कि कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है, ऐसे में कोई श्राद्ध नहीं कर सकता है और सिर्फ दान देना चाहता है, तो पंडित जी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो दान में दी जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, दान देना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम दान है, भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि यज्ञशाला में अग्नि में आहुति जो हव्य की दी जाती है, मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मण के मुख में भोजन पवाया जाता है तो मैं संतुष्ट होता हूँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन मैं कह रहा हूँ जी, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो पूजा पाठ के काम में लगा हुआ कोई ब्राह्मण जो पूजा पाठ से अपनी आजीविका चलाता हो, ब्राह्मण जाति के तो बहुत लोग हो सकते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके आजीविका का सहारा पूजा पाठ हो, जो पूजा पाठ करके ही अपने परिवार का गुजर बसर करते हों, ऐसे लोगों को कच्चा सीधा चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक, तेल, घी, सारी वस्तुएं इकट्ठा करके और श्रद्धा के साथ कल ले जा करके मंदिर में या जहां वो मिले वहां दान करना चाहिए। और मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उनके पूरे परिवार के एक दिन का, एक समय का जो है भोजन उससे तैयार हो सके जी। और ये जितना श्रद्धा से कर दिया जाएगा उतना आपके पितरों को उत्तम फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और अक्टूबर में कब इनको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है और आमदनी बढ़ाने में कब आप सफल रहेंगे, क्या कहता है अक्टूबर महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के आमदनी के लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन बकरी शनि के 8वें भाव में होने से खर्चे कम नहीं होंगे। बृहस्पति के कारण आपकी आमदनी होती रहेगी। इस ग्रह के कारण आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मंगल आपकी आर्थिक स्थिति को खर्चे बढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य के चौथे भाव में आने से, 13 अक्टूबर से शुक्र के 5वें भाव में जाने से आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चों में कमी आएगी और महीने के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। निवेश करने में जल्दबाजी ना करें। पैसे उधार दिए हुए हैं तो वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि आपकी राशि कर्क राशि है, जन्म की भी राशि आपकी कर्क राशि है और प्रचलित नाम से भी अगर आपकी राशि कर्क राशि है, तो मेरा आग्रह है इस पूरे महीने आपको किसी शिवालय में रोज जाना चाहिए, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, हो सके तो एक घी का दिया जलाना चाहिए और उत्तर दिशा में मुंह करके शिवालय में बैठ करके कम से कम 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करें तो निस्संदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव की कृपा से आपकी आमदनी भी संयत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ संगरूर से परवीन जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं प्रवीण बोल रही हूँ। मैंने अपने पति के बारे में पहले भी फोन किया था, तो आपने जो उपाय बताए थे वो करती है 7 शनिवार। तो थोड़ा सा उनको काम की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 2 फैक्ट्री थी वो काम से छूट गए, एक ही फैक्ट्री रह गई काम के लिए। तो उनका काम कब तक बन जाएगा? और मैं पंडित जी रिश्ते वगैरह कराती हूँ, तो इसमें मेरे को फायदा है या नुकसान ही हो रहा है मेरे को? क्या करते हैं आप? मैं रिश्ते वगैरह कराती हूँ पंडित जी। क्या कराती हैं? मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो चलाती हैं आप?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा काम कैसे चलेगा। और एक मेरा भाई राहुल है, वो थोड़ी गलत संगत में पड़ा हुआ है, वो कर्जे में भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसका बताइए वो कब तक मुक्त हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका अपने पति के लिए है। तो प्रवीण जी, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति। अभी आपके पतिदेव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने में अप्रैल 2025 तक का समय लगेगा। अभी इनका कोई भी डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है और कहीं भी इनका काम नहीं बन रहा है। अगर आप चाहती हो कि जल्दी इनका काम बने तो आपको हर बृहस्पतिवार को आधा पाव चने की दाल भिगो करके गुड़ के साथ किसी गाय को खिलाना चाहिए। ये उपाय कम से कम 16 बृहस्पतिवार करना चाहिए। इससे आपके पति को आजीविका मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपने जो अपने काम के लिए किया है, तो प्रवीण जी ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, सूर्य से द्वितीय द्वादश है। कहने के लिए तो आप मैरिज का काम कर रही हैं, लेकिन काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर ये कहा जाए कि इससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस काम में अगर आप लगी रहें तो हो सकता है कि 2025 में अक्टूबर नवंबर के बाद कुछ काम आपके बनने लगेंगे। जहाँ तक प्रवीण आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि व्यय भाव में शुक्र है, कर्जे तो है ही हैं। कर्जों को अगर उन्हें उतारना है तो नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और भूल करके भी किसी से मंगलवार को कर्ज न लें। इससे धीरे धीरे कर्ज उतरने में सहायता मिलेगी।